अहमद राना 2012 में इन्होंने सीएसएस का इम्तिहान पास किया। 2014 में इन्होंने पीएमएस का जो इम्तिहान है वो भी पास किया और 10 साल से माशाल्लाह ये सीएसएस के बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं। सीएसएस करने के बाद जो बच्चे सिविल सर्विस में जाते हैं, ये उनके बारे में मशहूर है कि एक तो वो गवर्नमेंट के जवाई बन जाते हैं। अगर बड़ा अफसर छोटी उम्र में लगना है तो आपको सीएसएस करके ही आप जा सकते हैं। 20,262 बच्चे, उसमें से 393 बच्चों ने इस एग्जाम को पास किया। 2% बच्चे पास होने का मतलब ये है कि एग्जाम बहुत ज्यादा टफ होता है या बच्चे ही 2% पढ़ने वाले होते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्टोरीज के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान हुमा खालिद एक नई कहानी के साथ। आज हमारे साथ मौजूद हैं अहमद राना साहब। 2012 में इन्होंने सीएसएस का इम्तिहान पास किया, मुकाबले का इम्तिहान, वो इम्तिहान जिसे हमारे बड़े कहते हैं कि जिसने पास कर लिया तो बस फिर वो बच्चा तर गया है, वो गुजर गया, उसकी ज़िंदगी जो है वो सवर गई है। 2014 में इन्होंने पीएमएस का जो इम्तिहान है वो भी पास किया और पास करने के बाद अब 10 साल से माशाल्लाह ये सीएसएस के बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं। ये मेंटोर हैं उनके। आइए जरा आज हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर सीएसएस होता क्या है और सीएसएस होने के बाद वाकई इंसान की जिंदगी बदल जाती है। सीएसएस हमने सुना है भाई जादू की छड़ी है, जो मिल गई तो फिर अलादीन के चिराग जैसा, मतलब जो रगड़ा जो मांगा वो मिल गया। कि वाकई सीएसएस मुकाबले का जो इम्तिहान लोग कहते हैं ऐसा। अच्छा, जो जादू की छड़ी की आपने बात की है ये बिल्कुल ठीक है। उसकी वजह यह है कि मुकाबले का इम्तिहान पाकिस्तान में सीएसएस करने के बाद जो बच्चे सिविल सर्विस में जाते हैं तो ये उनके बारे में मशहूर है कि एक तो वो गवर्नमेंट के जवाई बन जाते हैं। दूसरा, उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो क्योंकि अशराफिया बन जाते हैं, पूरे मुल्क का निज़ाम व नस्क उनके हाथ में होता है, वो लोग रूल करते हैं। ना सिर्फ वो रूल करते हैं बल्कि सीएसएस के बारे में मशहूर है कि अगर आपका एक बच्चा सीएसएस करके मुकाबले का इम्तिहान करके ब्यूरोक्रेसी में चला गया तो आपकी 7 नस्लें संवर जाती हैं। और इसका कहने का मतलब ये है कि वो फिर ज़ाहिर है गवर्नमेंट के उस टॉप टियर में चले जाते हैं बच्चे, कि उसके बाद उनके ख़ानदान उनसे जुड़े लोग जो हैं मुस्तफ़ीद होते हैं इस सूरत हाल में कि उनको नई राहें मिलती हैं, नई डायरेक्शंस मिलती हैं और वो उनसे इंस्पिरेशंस लेते हैं और वो भी सीएसएस करने की तरफ जाते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि आपकी जॉब दूर हो जाती है। आप पाकिस्तान में अच्छी तनख्वाह, अच्छी लाइफस्टाइल और जो भी किसी शख्स की ख्वाहिश होती है इस एग्ज़ाम के बाद आप पाकिस्तान में ले सकते हैं। अच्छा, मेरे जैसे अब्बू मुझे कहते होते थे बचपन में, मैं छोटी थी, कि तू वड्डी होएंगी तो तेनू सीएसएस करावांगे। मतलब कि उनका ड्रीम था सीएसएस करने के बाद बंदा जज भी लग सकता। मतलब बड़ी सारे ड्रीम्स उनके होते हैं कि ये हो जाता है। क्या वाकई ये सच है? बात है बड़े अफसर लगने की, तो जजेस के लिए तो जुडिशरी का एग्जाम है, वो अलग से एग्जाम है। अगर हम सीएसएस की बात करें तो सीएसएस करने के बाद जो टॉप महकमे हैं पाकिस्तान के, जैसे आपने पुलिस की बात की, तो पुलिस में एएसआई नहीं बल्कि एएसपी 17वें स्केल से आप अपनी जॉब स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद डीपीओ का नाम आपने सुना, उसके बाद आपने आईजीज के नाम सुने, डीआईजीज के नाम सुने। तो मोस्टली ये वही बच्चे हैं जो सीएसएस करके कम उम्र में इन सीट्स पे जा बैठते हैं। फिर आप देखते हैं कि सिविल सर्विस में असिस्टेंट कमिश्नर लग जाते हैं लोग, सेक्रेटरी बनते हैं, फॉरेन सर्विस में जाते हैं, डिप्लोमेट, एम्बेसडर्स बनते हैं और इसी तरह मजीद और महकमे हैं जिनके अंदर आप 17वें स्केल से अपनी जॉब को शुरू करते हैं। तो ये बात ठीक है कि आपने अगर बड़ा अफसर छोटी उम्र में लगना है तो आपको सीएसएस करके ही आप जा सकते हैं। अच्छा, सीएसएस की जो क्राइटेरिया है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन इसका एग्जाम लेता है और उस क्राइटेरिया में सिर्फ ये लिखा हुआ है कि वो बच्चा जिसकी 2nd डिवीजन है बीए के अंदर, सिंपल बीए, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। बीए और बात है कि इसके लिए अप्लाई करने वाले लोग एमफिल भी होते हैं, डॉक्टर्स एडमिशंस भी ले चुके होते हैं, इंजीनियर्स भी होते हैं, बीएस स्टडीज़ के साथ भी आते हैं। लेकिन जो उनकी तरफ से क्राइटेरिया है कि कोई भी शख्स इस एग्जाम में बैठ सकता है जिसने सिंपल बीए पास किया हुआ है 2nd डिवीजन के साथ। मतलब कि अगर अब हम जाना चाहते हैं हमें दोबारा फिर 4 साल पीछे जाना पड़ेगा, सिंपल बीए करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन उसके लिए आपकी एज जो है वो 4 साल पीछे जाने वाली होनी चाहिए, क्योंकि इसकी जो एज लिमिट है वो भी 21 साल से 30 साल के दरमियान है। हर साल आपके यहाँ माशाल्लाह आप इतने बच्चों को तैयारी करवाते हैं सीएसएस की। कितने मंथ का ये प्रोसीजर होता है, कितने मंथ उनको आप ट्रेन करते हैं और उसके बाद ऐसी कौन सी उनको चीज़ें सिखाई जाती हैं? मैंने सुना है कि अगर आपने सीएसएस करना है तो भाई अपनी पिछले 5 साल की पढ़ाई है वो याद कर लें, इस चीज़ को नहीं भूलना, इसको नहीं भूलना। क्या ऐसे ही है? अच्छा, ये बात ठीक है कि सीएसएस में आपका जितना नॉलेज है, जितनी आपकी तालीम है वो काम आती है। लेकिन इस एग्ज़ाम की तैयारी जैसे पाकिस्तान में मुख्तलिफ अकेडमीज़ भी करवाती हैं, कुछ इंडिविजुअल्स भी करवाते हैं। तो एक बच्चा किसी भी अकेडमी से अगर कोचिंग लेता है तो वो उसका जो टाइम है वो 3 से 4 मंथ होता है और 3 से 4 मंथ की तैयारी करने के बाद वो बच्चा अपने घर पर फिर इसको तैयार करता है। तो यूजुअली बच्चे इस एग्ज़ाम के लिए 8 से 10 महीने, तकरीबन एक पूरा साल जो है वो इसकी तैयारी करते हैं। हर साल फरवरी में एग्ज़ाम होता है और इस तैयारी के बाद अगर आप इस एग्ज़ाम में जाएं तो आप पास कर सकते हैं। वो जो सवाल आपने किया कि 5 साल का नॉलेज चाहिए होता है या ज़्यादा पढ़ना होता है, तो कुछ लोग इस एग्ज़ाम को बहुत डिले करते हैं और वो समझते हैं कि शायद 3-4 साल लगाने के बाद हम इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। मेरे पास अब पिछले 10 साल से हम इस सारे सेटअप का हिस्सा हैं, बहुत से बच्चे अब सर्विस का हिस्सा हैं हमारा। लेकिन हमने ये देखा है कि बहुत से लोग 4 से 5 महीने की भी अच्छी एफर्ट के बाद सिविल सर्विस के अंदर इस वक्त बैठे हुए हैं और कुछ लोग 3-3, 4-4 साल भी लगाने के बाद इस एग्ज़ाम को नहीं कर पाते। तो अगर आपके अंदर डेडिकेशन है, अगर आप बहुत मेच्योर और सेंसिबल हैं, अपने वक्त का ज़िया नहीं करना चाहते, तो ऐसे जो बच्चे हैं उनकी जो सेंस है
उनके जो विजडम है वो उनको इस एग्ज़ाम को 5 से 6 महीने में पास करवा देते हैं। पहले तो हो गया कि भाई CSS करने के लिए हमारे पास BA की डिग्री होना ज़रूरी है। दूसरी बात, क्या CSS करने के लिए हमारा उतना ही ज़हीन, उतना ही ज़्यादा पढ़ने वाला, मतलब कि अब मैं BA तो दुख कर लूँगी लेकिन मेरे मार्क्स कम आ जाएं भाई, अब इस मार्क्स कम के साथ भी मैं आगे आ सकती हूँ या फिर मुझे नंबर भी अच्छे लेने पड़े? तो जैसे मैंने पहले कहा कि BA की जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ ये है कि आपको सेकंड डिवीज़न चाहिए, लेकिन जो दूसरा सवाल ये कि क्या मैं इतना लायक हूँ कि मैंने BA में नंबर कम लिए और उसके बाद मैं CSS कर सकता हूँ। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पर 2 एग्ज़ाम्स का डिफरेंस है। जो BA के एग्ज़ाम्स हैं उसके अंदर हमारी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस की स्टडीज़ हैं, लेकिन ये एग्ज़ाम एक बिल्कुल डिफरेंट स्टडीज़ का है। यहाँ पर आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर डिफरेंट पढ़ना होता है। आपको इंग्लिश के ऊपर अलग से काम करना है, तारीख के ऊपर अलग से काम करना है, इस्लामियात के ऊपर अलग से काम करना है और कुछ इसके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको आपने चूज़ करना होता है। यहाँ पर मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो शायद अपने करियर के अंदर अच्छे स्टूडेंट्स ना रहे हों, लेकिन इस एग्ज़ाम को वो डिग्री के लिए नहीं दे रहे होते, इस एग्ज़ाम को वो जॉब्स के लिए कर रहे होते हैं। मैंने देखा कि वो बच्चा जो सिंसियर हो गया, जिसका इंटरेस्ट उस वक्त इस 4 से 5 महीने में ज़्यादा हो गया, तो वो उस टाइम सीखना शुरू करता है, वो इन्फॉर्म्ड होना शुरू करता है सिस्टम के बारे में, तारीख के बारे में, और इस टाइम वो एक नई लगन से पढ़ता है। तो मैंने ये देखा कि एक बच्चे का अगर पहले स्कोर अच्छा नहीं रहा, इस एग्ज़ाम में वो टॉप कर गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे वो जो ज़हीन होने का सोसाइटी के अंदर एक एलिमेंट है कि वो बच्चा ज़हीन है जिसका स्कोर ज़्यादा है, तो ये वाली मिथ भी ख़त्म हो जानी चाहिए। स्कोर का ताल्लुक बच्चे की जहानत से नहीं है, बच्चे की जहानत का ताल्लुक ये है कि उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में था, क्या वो उस इंटरेस्ट में गया है, और CSS में जो बच्चा इंटरेस्ट से आता है वो ऑटोमेटिकली उसमें अच्छा स्कोर ले रहा होता है। आपसे मेरा आखिरी सवाल ये है कि हर साल इस एग्जाम में 30 से 40 हज़ार जो बच्चे हैं वो अप्लाई करते हैं, उसमें से आधे बच्चे जो है वो इम्तिहान देते हैं और उन आधे बच्चों में से 300 से 400 के दरमियान बच्चे पास होते हैं। क्या वजह है कि हमारी रेशो ना तो ज़्यादा हो रही है ना गिर रही है, और बच्चे एग्जाम को छोड़ क्यों देते हैं, देते क्यों? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, और ये सवाल जब भी CSS का रिजल्ट आता है तो उस वक्त ये सामने आता है। और ये वो सवाल है कि अगर मैं आपको बताऊं कि इस साल जो रिजल्ट आया, जो कि अभी 2 दिन पहले आया है, अगर आप इस रिजल्ट को देखें तो तकरीबन 20,000 बच्चों ने एग्ज़ाम सेंटर में बैठे थे, और उस 20,000 बच्चों में से तकरीबन एग्जैक्ट फिगर मैं आपसे कोट करूं तो 20,262 बच्चे, उसमें से 393 बच्चों ने इस एग्ज़ाम को पास किया, यानी बहुत कम तादाद ने इसको पास किया। इसकी अगर परसेंटेज देखी जाए तो 1.94 बनती है, जो कि तकरीबन 2% बनती है। अब बात यहाँ पे ये है कि क्या सिर्फ 2% बच्चे पास होने का मतलब ये है कि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ होता है, या बच्चे ही 2% पढ़ने वाले होते हैं? मेरा ये जो दूसरा बात है ये बेहतर है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस एग्ज़ाम को उस तरह नहीं तैयार करते जिस तरह से इसको तैयार करना होता है। बहुत से लोग मिसगाइडेड होते हैं, कुछ ऐसी किताबों का, कुछ ऐसे नोट्स का, कुछ ऐसी चीज़ों का सहारा लेते हैं जिसमें एग्जाम में उनको वो काम की नहीं होती। वो बच्चे जिनको अच्छी गाइडलाइन मिल जाए, जिनके पास रेलिवेंट किताबें हों, रिकमेंडेड बुक्स हों, और वो किसी मेंटोर से उसके वैल्यूएशंस प्रॉपर करवा रहे हो और डेडिकेशन के साथ सिवाय CSS के कुछ ना कर रहे हो। क्योंकि ये जो 20,000 बच्चे हैं इनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको वालिदैन ने ज़बरदस्ती CSS दिलवाया हुआ है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो CSS के साथ साथ कुछ और भी कर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ एडवर्टाइजमेंट देख के बस अपेयर हो गए। तो अपेयर होने का और तैयार होने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मेरी ज़ाती राय के मुताबिक शायद हर साल तकरीबन 5,000 से 6,000 बच्चा वो होता है जो एक साल मुसलसल इसकी तैयारी कर रहा होता है। इस 5 और 6,000 बच्चे में से भी तकरीबन 2,000 से 3,000 बच्चा वो होता है जो ओरिजिनली अच्छी तैयारी कर रहा होता है और उसके अलावा कुछ नहीं कर रहा होता। अब अगर 2,000 में से ये रेशो देखी जाए तो फिर शायद इसकी परसेंटेज कुछ बढ़ जाएगी, बस ज़्यादा लोग पास होते हैं। दूसरी बात ये कि शायद हमारे पाकिस्तान के अंदर जो सीरियस होने का ट्रेंड है, डेडिकेटेड होने का ट्रेंड है, वो 100 में से 2 या 3 बच्चों में हमें नज़र आता है कि हम इस वक्त मोबाइल्स गैजेट्स में हर वक्त लगे हुए हैं, हमने अपने करियर सेट किए हैं, क्या हमने मैट्रिक तक, 8वीं तक, या घर के अंदर कोई ऐसा स्टडी का माहौल है, क्या पेरेंट्स को इस बारे में पता होता है कि बच्चे ने किस तरह अपनी करियर्स को आगे चूज़ करना है। बहुत ज़्यादा करियर काउंसलिंग का फुकदान होने की वजह से बहुत कम लोग इस एग्ज़ाम की तरफ आ रहे होते हैं। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी वजह है वो ये कि जो छोटे इलाके हैं, अगर मैं राजनपुर की बात करूं, सिंध के रूरल एरियाज़ की बात करूं, तो वो वाले बच्चों का एक्सेस नहीं है इस इंफॉर्मेशन को लेने का कि ये एग्ज़ाम होता कैसे है, ये एग्ज़ाम है क्या, इसकी किताबें कहाँ मिलती हैं, इसकी चेकिंग क्या होती है, इसका क्राइटेरिया क्या है। तो मेरा ख्याल है कि वहाँ से अगर कोई बच्चा इस इन्फॉर्मेशन को पा लेता है तो वो बच्चा पास हो जाता है। तो बहुत सारे लोग जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं और आपके तवज्जो से ये बात उन तक जा रही है कि अगर आपने सिंपल BA पास किया हुआ है और अगर आपके पास डिग्री है और आप पाकिस्तान में जॉब्स ढूंढ रहे हैं, तो ये वाहिद एग्ज़ाम है जिसमें कोई सिफारिश नहीं है। ये वाहिद एग्ज़ाम है जो बहुत सिस्टमेटिक है, ये बहुत ट्रांसपेरेंट एग्ज़ाम है
इसमें अगर आप 6 से 7 महीने की एक डेडिकेटेड एफर्ट लगा लेते हैं तो आप इस एग्ज़ाम को बहुत अच्छे नंबरों से ना सिर्फ पास कर लेते हैं बल्कि सिविल सर्विस में वहाँ बैठे होंगे जहाँ वाकई किसी के लिए कुछ कर सकता है। आजकल जो हमारी जनरेशन है उनका दिमाग तो वैसे ही ख़राब हुआ है, उन्हें लगता है कि ऐसे 6-7 महीने की मेहनत करने से बेहतर है कि जैसे मेरा दिल ये पुकार है, पार्टी हो रही है या फिर लाहौर दा लावा अख्तर लावा के इन जैसे छोटे छोटे तरीक़ों से शायद हम भी वायरल हो जाएंगे एक दिन और फेमस हो जाएंगे। तो आपके लिए मेरा ये कहना है कि ये जो चीज़ें ये चंद वक्त के लिए, थोड़े से लम्हात के लिए, उसके बाद आपकी ज़िंदगी फिर से एक उस ट्रैक पे आ जाएगी जहाँ ना तो आपके पास फिर एजुकेशन होगी ना ही कुछ और होगा। अपने लाइफ को सोशल तो करें मगर अपनी सोशल लाइफ को अपनी अर्निंग का जरिया ना बनाएं। और CSS की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करके दिखाना चाहते हैं तो CSS करें और फिर अपनी सारी की सारा जो आई थिंक सो सारा का सारा ध्यान आप उसी चीज़ पे लगा दें कि आपने कुछ करना है, दुनिया को दिखाना है, देन यू विल बी द विनर और आप इंशाल्लाह ज़रूर जीतेंगे, आप कर भी जाएंगे। आज इस वीडियो का मतलब आप सबको मोटिवेट करना था आखिर किस तरीके से CSS करने के बाद आप लोग तरक्की की राह पर गामजन हो सकते हैं। वो तो अगर मेहनत करें तो वैसे भी आप गामजन ही रहेंगे। खैर मुझे दें इजाज़त, मिलता हूं मैं आपको अगले प्रोग्राम में। मुझे दें इजाज़त, वस्सलाम।